हेलो लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा सीबीएसई का टॉपिक है। इट इज यूजफुल फॉर ग्रेड 12, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए एंड एज वेल एज फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। तो सोचिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जैसे कि एक मछली पानी में रहती है, वो उसका एनवायरनमेंट है। बिल्कुल वैसे ही कोई भी बिजनेस एक एनवायरनमेंट में ही ऑपरेट करता है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या है और ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। आपने कभी सोचा है कि लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन बिजनेसेस क्यों बढ़ गए हैं, कैसे इंक्रीज हो गए हैं? ये सब भी एनवायरनमेंट का ही अफेक्ट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या रहेंगे? मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. We will discuss the various dimensions of business environment, and we will examine India's economic environment and government policy impacts on business. तो ये हम सभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक इंस्पायरिंग स्टोरी ऐड की है, एक रिक्शा पुलर की, टू एंटरप्रेन्योर, जो थे धर्मवीर सिंह कंबोज। तो ये एक रिक्शा पुलर थे। एक दिन दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि रिक्शा चलाना अब मुश्किल है। तो ये अपने नेटिव विलेज यमुनानगर हरियाणा, यहाँ ये वापस आ गए। स्कूल ड्रॉप आउट थे, कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट लेकिन मन में इच्छा थी कि कुछ करना है, कुछ नया करना है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को समझा और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। तो उन्होंने देखा कि राजस्थान की जो वुमेन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गूसबेरी आंवला के लड्डू बना रही हैं, लेकिन उन्हें हैंड ग्राइंडिंग में, जो हाथ से ग्राइंड करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यही उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो द ऑब्जर्वेशन दैट चेंज्ड एवरीथिंग, विजिटेड जयपुर, अजमेर, पुष्कर, सभी जो राजस्थान के रीजन्स थे वहां उन्होंने विजिट किया और ऑब्जर्व किया कि जो गूसबेरी लड्डूस बना रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, वो जो था कि वो थोड़ा सा पेनफुल था। मैनुअल प्रोसेस जो थे, स्टोन स्लैब्स पे हाथ से होते थे वहां पर। उस चीज में उन्होंने जाना कि ऑब्जर्व किया कि वो इन्वायरमेंट को कैसे भाई इनकी हेल्प करी जाए। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। अवेलेबल मशीन्स वर टू एक्सपेंसिव, जो भी उस टाइम पे मशीन्स अवेलेबल थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए। तो उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो जितना भी काम था वो सब मैनुअल ही करते थे, जो एक प्रॉब्लम था उनके लिए, वहां की वुमेन के लिए। राइट। तो इन्होंने उस चीज को समझा, और कैसे समझा हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने धर्मवीर सर ने उन्होंने देखा कि राजस्थान में जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो आंवला को जो कद्दूकस कर रही हैं पत्थर पर, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मशीन थी लेकिन एक्सपेंसिव थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो अफोर्डेबल भी हो और सेफ भी हो। उन्होंने 25,000 की क्या ली, फंडिंग ली। राइट। एंड वहां से उन्होंने पहला प्रोटोटाइप बनाया, जो क्या था, लेकिन ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आया। रेडी, उनका रेडी हो गया था प्लान, बट उसमें क्या था, ओवर हीटिंग इश्यू था। दूसरा भी आया, तीसरे में प्रॉब्लम सोल्व हुआ। राइट। सेकंड प्रोटोटाइप में उन्होंने फिर ट्राई किया, फिर वही उसमें प्रॉब्लम आया। फिर थर्ड टाइम में उनका ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और फिर फोर्थ प्रोटोटाइप में वो क्या हुआ, केन्या गया, और उस मशीन को यूनिक थी क्योंकि ये सीड्स को डैमेज करती थी। इसमें एक यूनिक फीचर था कि वो जो सीड्स होते थे उसको डैमेज किए बिना काम करती थी। ये इंस्पिरेशन है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए।
राइट। तो यहाँ पे बिग आइडिया था, उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने उस चैलेंज के लिए फंड्स लिए और फिर उन्होंने उससे एक अपना प्लान तैयार किया। उनको भी प्रॉब्लम्स हुई, ऐसा नहीं है कि हम उन्होंने कोई भी एक प्रोजेक्ट, हम में से या कोई भी इंसान ने उस किसी को भी फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल गई हो। वी ऑल आर लर्निंग डेली बेसिस, राइट। यू आर लर्निंग, आई एम लर्निंग, तो हर कोई सीख रहा है, अपनी गलतियों से भी सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम में ही सारी जो हर्डल्स है उसको क्रोज कर लेता है। तो हमें टाइम लगता है, हम प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंट रहे तो तरक्की हमें मिलती है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये उन्हीं की लाइंस थी। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने आसपास कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें जिसे टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है, तो आप क्या करेंगे? तो आई होप आपको धर्मवीर सर की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो, मोटिवेटिंग लगी हो और समझ में भी आ गई हो, तो आप वो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम ऑफ total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its परफॉर्मेंस। तो जो कुछ भी बिजनेस के अंदर नहीं है लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन कंपनी खोली है। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट क्या टैक्स लो लाएगी, ये मार्केट में नया, या फिर कोई मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आएगा, या लोगों की प्रेफरेंस चेंज होगी। ये सब हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करती हैं। इसलिए इस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे इसके की कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, मीडिया एंड कोर्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी इंक्रीज कर दिया, तो मोबाइल फोन के जो प्राइसेस थे वो भी इंक्रीज हो गई, इससे डिमांड क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। तो ये किसका इफेक्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट का ही इफेक्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही इफेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मतलब जो भी बाहर है उसका टोटल सम एनवायरनमेंट है। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कंबाइंड फॉर्म द एनवायरनमेंट, जैसे कि इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉज, ये सभी मिलकर क्या है, हमारी टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जो डायरेक्टली एक फर्म को इफेक्ट करे, जैसे उसका सप्लायर या फिर कस्टमर। और जनरल मतलब होता है जो सभी फर्म्स को इफेक्ट करे, राइट। तो स्पेसिफिक में फर्म इंडिविजुअल इफेक्ट होगी और जनरल में सभी फर्म्स। स्पेसिफिक का एग्जांपल यहाँ पे रहेगा सप्लायर, और जनरल का टैक्स लॉ चेंज। यानी कि जैसे सप्लायर है हमारी कंपनी का, तो वो सिर्फ हमें इफेक्ट करेगा कि उसने प्राइस इंक्रीज कर दी है। लेकिन अगर कोई टैक्स या लॉ चेंज हुआ है तो वो सभी फर्म्स को क्या करेगा, इफेक्ट करे। थर्ड है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। तो इसका मतलब होता है सारे फैक्टर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट जो होंगे उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। फोर्थ है हमारा डायनेमिक नेचर। इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता, स्टेशनरी नहीं है। एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस, टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। सो दैट मीन्स इट इज डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट फीचर है हमारा अनसर्टेनिटी, मतलब फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। फैशन इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, आज जो चल रहा है कल वो हो सकता है कि वो ना चले। तो फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, फैशन ट्रेंड्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली एंड अनएक्सपेक्टेडली। देन वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी।
तो इतने सारे फैक्टर्स और वो आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि एक साथ सब कुछ समझ पाना मुश्किल है। जैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड क्यों इंक्रीज हुई, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सब क्या है, मिक्स है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल फैक्टर्स एट वंस, many interrelated factors make full comprehension challenging। फिर है हमारा रिलेटिविटी। एनवायरनमेंट हर जगह अलग होता है। इंडिया में दिवाली पर ग्रीटिंग्स कार्ड की डिमांड और फ्रांस में क्रिसमस पर रीजन वाइज डिफरेंस होता है। एनवायरनमेंट डिफर्स बाय कंट्री एंड रीजन्स। साड़ीज जो है वो इंडिया में पॉपुलर है लेकिन किसी दूसरी कंट्री में नहीं। तो इसका हम निमोनिक भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि क्या बन जाएगा अगर हम इसका बात करें। टी से हमारा हो गया टोटैलिटी, फिर आई से हमारा हो गया इंटर रिलेटेड, फिर डी से डायनामिक, और यू से अनसर्टेनिटी, ओके, एंड सी से कॉम्प्लेक्सिटी और आर से रिलेटिविटी। तो ये बन जाएगा हमारा, आ रहा है ये नहीं, TIDUCR। तो ये रह गया क्या, देख लेते हैं एक बार। टोटलिटी और यस स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स, TOIDUCR। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि टोटल, TO से TO टोटल, और हमारा बन जाएगा ये इसके बाद DRUCR टोटल, ड्रूसर, टोटल ड्रूसर, S और R। तो आप मतलब कि आप कोई भी अपनी साइड से इसका निमोनिक बना सकते हैं, राइट। तो कोई भी निमोनिक बनाइए आप इसका और इसको कीजिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि why understanding business environment matters। ये सवाल है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी बिजनेस अकेले नहीं रहता। जैसे हमें अपने सराउंडिंग का पता होना चाहिए, वैसे ही बिजनेस को भी अपने एनवायरनमेंट की क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे 6 क्रिटिकल रीजंस जो है फॉर बिजनेस सक्सेस, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, की अपॉर्चुनिटी जो है हमारी, हम उसको क्या करें, आइडेंटिफाई करें। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड्स, राइट, गिव्स faster mover advantage। Then we will, it is recognize threats। अपॉर्चुनिटी के बाद हम अपने थ्रेट्स देखें कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अलाउ प्रिपरेशन एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजी, कि कोई हमें सिग्नल मिल रहे हो या कोई हमारी ऐसी स्ट्रेटजी हो उसको हमें फॉलो नहीं करना है, राइट। फिर है एसेस रिसोर्सेज, एक्सेस रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, और जो हमें हेल्प करे फाइनेंस में, मटेरियल में, लेबर में, हम उनको समझे जो हम रिसोर्सेज हमारे हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिर है हमारा मैनेजमेंट चेंज, कि रैपिड एनवायरनमेंट चेंजेस रिक्वायर क्विक एडेप्टेशन, राइट, कि हम चेंज के अकॉर्डिंग हमें उस चीज को एडेप्ट करना है। फिर फिफ्थ है हमारा सपोर्ट प्लानिंग, प्लानिंग को हमें सपोर्ट करना है। एनवायरमेंटल एनालिसिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में क्या आएगा, काम आएगा। और फिर हमारा है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, की कंपनीज मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट अचीव सस्टेन सक्सेस। अब देखिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम मॉनिटर करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो ये 6 क्रिटिकल हमारे रीजंस हैं to understand for business success। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो है हमारी 5 मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के ये 5 मेजर डायमेंशंस हैं, जो है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जनरल फोर्सेस, जनरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर्स एक साथ सारी बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी। हाँ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी होता है, जैसे कस्टमर्स,
सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अब हम जनरल एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस को क्या करेंगे, डिटेल में समझते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा सबसे पहला डायमेंशन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसके फैक्टर्स हैं इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की इनकम जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर रुपए की वैल्यू। तो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग घर या कार खरीदने के लिए लोन लेंगे, तो ऑटो और रियल एस्टेट्स कंपनीज की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। तो अफेक्ट्स, जो इंटरेस्ट रेट है वो अफेक्ट करते हैं हमारी बोरोइंग कॉस्ट को और कंज्यूमर स्पेंडिंग को। लोअर रेट्स जो होते हैं इंटरेस्ट के वो एनकरेज करते हैं और हायर रेट्स डिस्करेज करते हैं। ऐसे ही अगर हम इन्फ्लेशन रेट्स की बात करें तो इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस, राइट। और हाई इन्फ्लेशन से क्या होता है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है। फिर है डिस्पोजेबल इनकम, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग एबिलिटी को डिटरमाइन करती है ये। तो अगर इनकम ज्यादा होगी तो गुड्स की डिमांड भी ज्यादा ही होगी। अंडरस्टूड। अब है नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट इंडिसेस अफेक्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी। तो ये क्या करती है, मार्केट को बुल करती है और बिजनेस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडिसेस है। इसके और भी कंपोनेंट्स हैं, जीएनपी एंड ग्रोथ रेट है, जैसे कि पर कैपिटल इनकम है, सेविंग रेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मनी सप्लाई है, पब्लिक डेट। ये सब ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो करेंसी वैल्यू में हमारा आ जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा। रुपी का डेप्रिसिएशन क्या करेगा, एक्सपोर्ट को चीपर बना देगा, और रुपी का एप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को कॉस्टली बना देगा। फिर जीएनपी एंड ग्रोथ रेट शोज ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, पूरी की पूरी इकोनॉमिक हेल्थ को बताती है। हाई ग्रोथ जो है वो इंडिकेट करेगी हमारी अपॉर्चुनिटीज को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शोज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू पे इंटरनेशनल डेट, कि हम कितना डेट पे करने में एबल हैं। हाई रिजर्व होंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2020 में आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस कर दिया था। तो रेपो रेट रिड्यूस करने से क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, कि होम लोन जो इंटरेस्ट रेट थे वो नीचे आ गए, रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को क्या हो गया, फायदा हो। अंडरस्टूड। तो हमारा दूसरा डायमेंशन है जी सोशल एनवायरनमेंट। ये हमारी सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और वैल्यू की एक्सपेक्टेशन से बनता है। कस्टम से, ट्रेडिशन से, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। तो सबसे फर्स्ट है इसका ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स। तो जैसे कि दिवाली है, क्रिसमस है, गुरु पूरब है, तो यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड, स्वीट्स, क्लोथिंग, डेकोरेशन, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर है हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस, अगर कंसर्न है तो इसकी ऑर्गेनिक फूड की, जिम की, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर है जी हमारा वुमेन इन वर्कफोर्स। तो इसकी वजह से रेडीमेड फूड, वॉशिंग मशीन में मेड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जो वुमेन है वो वर्क वर्क में अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर लेती है। डिमांड फॉर रेडीमेड फूड्स और इन सब चीजों की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पीपल लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर, उसके लिए हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बढ़ जाएंगे। फिर एजुकेशन एंड लिटरेसी अगर बढ़ानी है अक्रॉस द पॉपुलेशन, तो एजुकेशन सर्विसेज, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और भी है जैसे कि लिटरेसी रेट, फैमिली कॉम्पोजिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब का बिजनेस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अगर ये इनोवेटिव और लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करें तो वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। और फैमिली कॉम्पोजिशन की बात करें, जॉइंट से न्यूक्लियर है तो स्मॉल हाउसिंग यूनिट्स, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोडक्ट जो होंगे उसकी जो है डिमांड ज्यादा हो जाएगी। आई होप आपको सोशल एनवायरनमेंट समझ में आ गया।
तो अब हम बात करते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तो ये है हमारा साइंस और इनोवेशन से जो नई तरीके से हैं बनाती हैं चीजें, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे कि पहले वैक्यूम ट्यूब थी, फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर पहले स्टीम थी, फिर ये इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए, फाउंटेन पेन की जगह ये बॉल पॉइंट्स पेन आ गए, प्रोपेलर की जगह जेट एयरप्लेन्स, टाइपराइटर्स की जगह कंप्यूटर, फिजिकल शॉप्स की जगह ऑनलाइन शॉपिंग। तो क्या चेंज हुआ ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब यहाँ पर है। तो सब सोचो, सबसे पहले ट्रेन स्टीम से चलती थी, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक से, पहले टाइपराइटर था, अब कंप्यूटर है, पहले लेटर लिखना पड़ता था, अब ईमेल है, पहले शॉप पे जाना पड़ता था, अब अमेजन से ऑर्डर हो जाता है, अब फ्लाइट पर टिकट्स बुक हो जाती है, डायरेक्टली सप्लायर से लिंक है, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हैं। तो नई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटीज भी लाती है और थ्रेट भी लाती है। जैसे जो कंपनी ने टाइपराइटर बनाया वो कंप्यूटर आने के बाद खत्म हो गई, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना जरूरी है। ओके, यहाँ पे वही ट्रेडिशनल टैक्सी से राइड शेयरिंग आ गई, बैंक की क्यू से डिजिटल बैंकिंग आ गई, यूपीआई मोबाइल ऐप से बैंकिंग सेक्टर रिवोल्यूशनलाइज्ड हो गया। आई होप आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, पॉलिटिकल कंडीशंस, गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिजनेस। तो ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर कंट्री में पीस है और स्टेबल गवर्नमेंट है तो बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को कॉन्फिडेंट होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस क्रिएट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फिर गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिजनेस डिटरमाइन ईज ऑफ ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लियंस। तो लेकिन अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अनरेस्ट स्ट्राइक्स हैं या फिर और भी कुछ है, तो इन्वेस्टमेंट क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एटीट्यूड भी मैटर करता है। अगर वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है तो लाइसेंस अप्रूवल आसानी से नहीं मिलेंगे और फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशन को शेप करती है। डिफरेंट पार्टीज में हैव डिफरेंट बिजनेस प्रायोरिटी, हर पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। फिर है पॉलिटिकल लीडरशिप जो इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस फ्रेंडली और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को। तो जो प्रो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर है हमारा पॉलिटिकल मोरालिटी एंड करप्शन। ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट सिस्टम होता है, जितना ज्यादा करप्शन होगा उतनी ज्यादा बिजनेस की कंप्लायंस पोस्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एनफोर्समेंट, और इससे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इंडिया का यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस हैं तो ट्रेड क्या होगा, इजीली होगा। तो ये जो है इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड पार्टनरशिप्स को, और अच्छे रिलेशन अच्छे बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे। फिर है लास्ट हमारा एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ये फ्रीडम है, रेगुलेशन लेवल है जो बिजनेस का, वो डिटरमाइन करेंगे। कम इंटरवेंशन होगी तो बिजनेस क्या होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अब देखिए जैसे कि 2014 में स्टेबल गवर्नमेंट आई थी तो बिजनेस जो था, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ था, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के स्टेबल होने की वजह से ही हुआ था। तो लास्ट डायमेंशन है हमारा लीगल एनवायरनमेंट, जो हमारा लॉज, रेगुलेशंस, कोर्ट के जजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो हमारे बिजनेसेस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, कोर्ट्स जो जजमेंट देते हैं, ये सब लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया, फेमा हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया। मतलब कि अगर ये लॉज नहीं होते तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सबको फॉलो करना जरूरी है, और अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि अल्कोहल के जो एड्स हैं वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। सिगरेट के पैक पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। बेबी फूड के एड में बताना पड़ता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट। तो ये सब क्या है, हमारे लीगल
एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये अल्कोहल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यहाँ पे लिखा होता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, ओके, एंड बेबी फूड पे लिखा होता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट। और बिजनेस को है वो फॉलो करनी चाहिए फेयर प्राइसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। तो अगर हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो लीगल प्रॉब्लम्स होंगी, पेनल्टीज होंगी, बिजनेस क्लोजर हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो वी नीड टू फॉलो लीगल एनवायरमेंट रूल्स लॉज एंड एवरीथिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंडियाज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि एट इंडिपेंडेंस 1947 स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, इकोनॉमी जो टाइप थी वो क्या था, मेनली एग्रीकल्चर और रूरल होते थे। तो जो 70% पॉपुलेशन थी वो किस में एम्प्लॉयड थी, एग्रीकल्चर में, और जो 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो विलेजेस में रहती थी। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी थी, यूजिंग इरेशनल आउटडेटेड मेथड्स हम यूज करते थे, जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेज होती थी, हाई मोर्टेलिटी, पुअर पब्लिक हेल्थ, ये सब कुछ जो हेल्थ सिस्टम था वो भी इतना अच्छा नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती थी, और इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो बहुत कम थी, और जो डिपेंडेंस थी वो किस पे थी, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर गुड्स पे थी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज जो थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, और पर कैपिटल इनकम एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। तो ये जो सिनेरियो था ये आपका 1947 में बता रखा है, 1947। ओके, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पोस्ट 1947। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो इंडिया के 5 ईयर प्लान आए थे, एक तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को हम इंक्रीज करेंगे। सेकेंड था सेल्फ रिलायंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि था हमारा बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। थर्ड था हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटी, कि मिनिमाइज करें इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज को सिटीजन्स के बीच में। और फिर था हमारा सोशलिस्ट डेवलपमेंट, कि बेस्ड ऑन इक्वालिटी, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। फिर जो क्राइसिस आया था, इंडिया फेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस इन जून 1991। तो इसके क्राइसिस इंडिकेटर्स क्या थे, एक तो था फिजिकल डेफिसिट, जिसमें 6.6% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आउट ऑफ कंट्रोल थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉप टू डेंजरसली लो लेवल्स पे चले गए थे, बेयरली इनफ फॉर फ्यू वीक्स तक भी वो इनफ नहीं थी। जीएनपी का जो ग्रोथ रेट था वो फेल डाउन हो गया था 10.5% 1988-89 में टू जस्ट 1.4% इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी भी नेगेटिव ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी नेगेटिव ग्रोथ थी, फैक्ट्री स्लोइंग डाउन, इन्फ्लेशन रेट जो था हमारा वो 13 टू 14% होलसेल पे भी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस पे भी। फॉरेन ट्रेड हमारा फेल कर गया था 19.4% से। और वेट अ मिनट, यस, ओके, रुपी वैल्यू जो थी वो हमारी डेप्रिशिएट हो गई थी 26.7% से। एनआरआई डिपॉजिट्स जो थे वो विड्रॉल हो गए थे, जो भी डिपॉजिट्स थे, अलार्मिंग रेट्स थे, कैपिटल फ्लाइट थी, और इंटरनेशनल रेटिंग जो थी वो AAA से BB+ लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ही क्राइसिस था। ये हमारा 1991। उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे। और तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जो ये हमारी आई न्यू इंडस्ट्रियल एनआईपी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जुलाई 1991 में, जिसने ट्रांसफॉर्म किया इंडिया की इकोनॉमी को। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसमें रिड्यूस्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू ओनली 6 इंडस्ट्रीज फ्रॉम अर्लियर एक्सटेंसिव लिस्ट। पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल जो था वो मैनी इंडस्ट्री टू ओनली 4 स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर ओपन अप, प्रीवियसली रिजर्व थी इंडस्ट्रीज, उसके बाद उन्हें ओपन कर दिया गया। फिर डिसइन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया सेलिंग टेक प्लेस इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन जो 51% था 100% हो गया कुछ सेक्टर्स में। ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांटेड टू फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप,
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने फैसिलिटेट किया। और डिवैल्यूड रूपी बाय 18% जुलाई 19 टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को एलिमिनेट कर दिया टू कैपिटल गुड्स रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। मतलब कि जो क्राइसिस आया था उससे ओवरकम करने के लिए हमने जो है ये वाले जो मेथड्स हैं वो यूज किए। और फिर था हमारा एक्सचेंज रेट। इसमें हमारा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे LERMS भी कहते हैं ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम बात करते हैं द 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, फ्रीइंग इंडस्ट्री फ्रॉम लाइसेंसिंग सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस, जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस होती है उनसे फ्री कर देना। एबॉलिश्ड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को एबॉलिश कर देना, फ्रीडम देना इन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट ऑफ गुड्स पे उन्हें रिमूव कर देना। फिक्स प्राइजेस फिक्स करने में फ्रीडम देना। टैक्स रेट को रिड्यूस कर देना, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स। तो ये सब किसमें आते हैं, हमारे लिबरलाइजेशन में आते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल थोड़ा कम हो जाता है और हम किसको एक्सपेंड करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज डी रिजर्व, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है पब्लिक एंटरप्राइजेज में। प्राइवेट सेक्टर गिवन उनको ज्यादा रोल दिया जाता है नेशन बिल्डिंग में। और पब्लिक सेक्टर की जो लिमिटेड हो जाती है, लिमिट हो जाती है किसमें, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में। और जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो किसमें चुनी जाती है, हमारी प्राइवेट मैनेजमेंट। फिर हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ओपनिंग इकोनॉमी टू वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रमोशन दी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स होती है, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें वेलकम किया जाता है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू इंटरनेशनल बिजनेस, जो भी इंटरनेशनल बिजनेस में बैरियर्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो किया जाता है ताकि अच्छे से जो बिजनेस है, ट्रेड है, वो हो सके बिटवीन द कंट्रीज। उसके बाद हम इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन इंडियन बिजनेस। तो इससे क्या चेंजेस आए बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो जो कंपटीशन था वो इंक्रीज हो गया, न्यू मार्केट एंटर हो गई और फॉरेन कंपनीज भी। डिमांडिंग कस्टमर्स विद हायर एक्सपेक्टेशन फॉर क्वालिटी एंड सर्विस, तो कस्टमर की डिमांड्स भी इंक्रीज हुई। उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और रिक्वायरिंग कॉन्टिन्यूअस एडेप्टेशन, एडेप्ट किया उसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टेंट नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, चेंज की नेसेसिटी हमें फील हुई। नीड फॉर डेवलपिंग स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कफोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड हुई। मार्केट ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन ड्राइवन जो मार्केट थी उससे कस्टमर ड्राइवन अप्रोच हमने उस पे शिफ्ट हो गए, उस अप्रोच पे। फिर पब्लिक सेक्टर में क्या था, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, फोर्स एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। और बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें तो नई स्ट्रेटेजी आई कंपटीशन को मीट करने के लिए। ग्लोबल पार्टिसिपेशन हुआ, इंडियन कंपनीज को नाउ पार्टिसिपेट इन ग्लोबल मार्केट्स। और इनोवेशन में क्या हुआ, नए प्रोडक्ट्स आए और नई सर्विसेज आई। तो ये सब था जो चेंज आया, जो इम्पैक्ट हुआ, जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हमने जो भी अप्रोचेस वगैरह लगाई थी उसके बाद। फिर आपको याद होगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था 8 नवंबर 2016 को कि डीमोनेटाइजेशन होगा। तो व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, जो करेंसी नोट्स थे वो 500 के और 1000 के जो थे वो सीज कर लिए थे टू अ लीगल टेंडर विद इमीडिएट इफेक्ट। 86% ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बिकम इनवैलिड। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो ब्लैक मनी है उसको हम पकड़ सके, काउंटरफिटिंग नकली नोट वगैरह जो थे वो, करप्शन को चेक कर सके। और डिजिटाइजेशन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि सारी मोस्टली चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, तो उसकी तरफ पुश करना था इकोनॉमी को। तो ये सब रीजंस थे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुए डीमोनेटाइजेशन के बिजनेस एनवायरनमेंट पे, कि जो बैंक डिपॉजिट थे वो इंक्रीज हो गए, कैश ट्रांजेक्शन्स जो थी वो डिक्लाइन हो गई, फाइनेंशियल सेविंग राइज हो गई। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स नोट रिटर्न टू अ सर्कुलेशन,
और पब्लिक सेक्टर वेल्थ की बात करें तो नो, इस पे कुछ खास इफेक्ट नहीं आया था। डिजिटाइजेशन की बात करें तो रुपे कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, ये सब हमारी इंक्रीज हो गई थी। ओके, रियल जो एस्टेट मार्केट थी उसमें प्राइस डिक्लाइन हो गए थे, कि कैश अवेलेबिलिटी कम थी तो ट्रांजैक्शंस कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी वजह से प्राइसेस जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे। टैक्स कलेक्शन में क्या रहा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि जो डिस्क्लोजर ऑफ वेल्थ था उसकी वजह से टैक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो थे, मोर मनी चैनलाइज्ड इनटू बैंक एंड फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुई थी। बिजनेस ऑपरेशन में क्या रहा कि कैश शॉर्टेज की वजह से थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बट लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशनल या डिजिटाइजेशन बेनिफिट्स हमें मिले। कंज्यूमर बिहेवियर को भी डिजिटल पेमेंट मेथड की तरफ फोर्स किया गया। और इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी की बात करें हम, तो टैक्स कंप्लायंस में इंक्रीज हुआ और जो ब्लैक मनी था वो उसका सर्कुलेशन कम हो गया। तो ये सारे जो थे हमें चेंजेस देखने को मिले आफ्टर दी we have introduced the approaches and the objectives after the economic crisis or demonetization। तो ये important है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।